नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे फैमिली लॉ से आने वाले प्रश्नों की। मुख्यतः इसमें नेट जेआरएफ के पर्पज़ से प्रश्न हैं, साथ ही साथ आपको अन्य एग्ज़ाम्स में भी मिल सकते हैं। लेकिन क्योंकि नेट जेआरएफ के पर्पज़ से प्रश्न थोड़ा लंबे होते हैं और कई बार घुमावदार प्रकृति के होते हैं, हालांकि अगर इन्हें स्पष्ट तौर पर पढ़ा जाए तो उत्तर इन्हीं में से मिल जाता है, यदि आपको तथ्यपरक नॉलेज है या फिर अप्लाइड नॉलेज है। तो हम इन प्रश्नों को देख लेते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी में पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप यकीन मानिए एमसीक्यूज़ को लगाने के बाद काफ़ी हद तक चीज़ें सही हो जाती हैं। एमसीक्यूज़ को लगाने में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फैक्ट्स आप पढ़ रहे हैं वो तो याद होने ही चाहिए। अगर कोई प्रश्न ऐसा जिसमें पूछा कौन से उत्तर सही है या कौन से उत्तर सही नहीं है, तो जो नहीं लिखा है उसको आप क्लैरिफाई कर लिया करिए कि ऐसा आंसर क्यों नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपकी जो नॉलेज है वो एक एक्सप्लेनेटरी लेवल तक सेटिस्फाई कर ले जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम फिलहाल पढ़ने जा रहे हैं फैमिली लॉ, जिसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों आएंगे, से आने वाले प्रश्नों को जो नेट जेआरएफ में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, अ मैरिज सोलेमनाइज्ड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बिटवीन एनी टू हिंदूज हु आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सपिंडर रिलेशन। तो सपिंडर रिलेशन से कोई भी मैरिज होगी तो वाइड होगी, ये तुम्हें पता है, तो यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इन केस ऑफ इम्पोर्टेंस अ मैरिज इज़ वाइडेबल। तो क्वाड हैंग क्वाड अंक या फिर दोनों, तो दोनों हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, इम्पोर्टेंसी का अर्थ यहाँ पे स्टेराइल होना और बैरन इन सब से नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना, इसकी बात हम बाद में करेंगे। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है पर्सन इज़ नॉट केपेबल ऑफ कंज्यूमेटिंग द मैरिज। ठीक है ना, यानी कि वो पर्सन मैरिज कंज्यूमेशन में नहीं कर सकता है बायोलॉजिकल डिफिशियंसी के कारण, फिजिकल इनकेपेबिलिटी के कारण। इम्पोर्टेंसी को समझिएगा, यानी अगर किसी की गर्भधारण की क्षमता नहीं है या कह सकते हैं या स्पर्म जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो उसे इम्पोर्टेंसी में नहीं लेंगे हम। इस चीज़ को आप स्पष्ट तौर पर समझिए। अगला प्रश्न देखिए, इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट अ मैरिज सोलेमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज एज द रिक्वायरमेंट ऑफ एज शैल बी। अब रिक्वायरमेंट ऑफ एज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉइडेबल। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ऑन विच ग्राउंड ऑफ मैरिज इज़ वॉइडेबल अंडर सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो फिजिकल इनकेपेसिटी, मेंटल इनकेपेसिटी या फिर बोथ, तो बोथ की बात हो जाएगी। फिजिकल और मेंटल दोनों इनकेपेसिटी की बात की गई है। एन एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैन नॉट टेक अवे द राइट ऑफ वाइफ अंडर सेक्शन 13 टू क्लॉज 1। यानी जो अधिकार है ना कि दो शादी कर लिया पत्नी जीवित है, उस वाले कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, उसकी बात कर रहा है। तो वो उस राइट को टेक अवे नहीं करता है। छठवां प्रश्न देखिए, ऑर्डर कैन बी पास्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन अंडर सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट हु आर। तो चिल्ड्रन हु आर माइनर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, ऑर्डर 26 जो है वो लेजिटिमेसी की बात करता है या पेरेंटहुड की बात करता है, प्रश्न आता है। तो वो पेरेंटहुड की बात करता है, वो पेरेंटेज की बात करता है। अब सेक्शन 26 जो है उसके बारे में प्रश्न आ गया है। ये कह रहा है कि अंडर सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ऑर्डर कैन बी पास्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द चाइल्ड। लेजिटिमेट हो इलेजिटिमेट हो, बस चाइल्ड का माइनर होना जरूरी है, हम इतना जानते हैं। तो यानी कि सी हो जाएगा। लेजिटिमेट इलेजिटिमेट इररिलेवेंट है, माइनर होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन 8 आ गया है, अंडर विच सेक्शन एडल्ट्री इज़ पनिशेबल। अब एडल्ट्री के डेवलपमेंट आप जान रहे हैं, तो ये 497 उस समय हो जाता, बट अब आंसर डिफरेंट होगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, अंडर सेक्शन 28 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एवरी अपील अकॉर्डिंग टू द मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2003 शैल बी प्रिफर्ड विद इन। अब देखिए, इसको कर दिया गया है 2003 के अमेंडमेंट के बाद 90 डेज, शैल बी प्रिफर्ड विद इन 90 डेज। ठीक है, तो सेक्शन 28 के आधार पर अब कर दिया गया अमेंडमेंट के द्वारा कि हर अपील जो होगी वो 90 डेज़ के अंदर होगी, और 90 डेज की अवधि जो होगी वो डेट ऑफ डिक्री और ऑर्डर से डिसाइड होगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10, अकॉर्डिंग टू द मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2001 एप्लीकेशन फॉर द मेंटेनेंस एंड एजुकेशन ऑफ माइनर चिल्ड्रन पेंडिंग द प्रोसीडिंग शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन। तो ये डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 90 डेज़, तो ऊपर भी हमने 90 डेज़ पढ़ा है, यहाँ भी 90 डेज़ है। ठीक है। अब देखिए,
अंडर द, इसको याद रखिएगा, जहाँ पे 60 डेज़ का कॉन्सेप्ट है वो हमें अंडरलाइन कर लेना, 90 डेज़ का कॉन्सेप्ट है वो, और 30 डेज़ के साथ ही साथ कुछ जगह पे 15 डेज़ का भी कॉन्सेप्ट है, तो हमें इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट अ पिटिशन कैन बी प्रेजेंटेड बिफोर, ऑलवेज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसका आंसर होगा, ठीक है ना, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द कोर्ट फॉरफिट्स द राइट ऑफ मेंटेनेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ, तो रीमैरिज भी है, सेक्सुअल इमोरलिटी भी है, तो दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना, तो कोई एक ग्राउंड पर्याप्त है। इफ़ वन ऑफ द स्पाउस डाइज इंटेस्टेट आफ्टर द पासिंग ऑफ ए डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन द अदर स्पाउस, अब यहाँ पे अदर स्पाउस क्या होगा भाई, जुडिशियल सेपरेशन क्या लिखा है, इफ़ वन ऑफ द स्पाउस डाइज इंटेस्टेट आफ्टर द पासिंग ऑफ ए डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री केवल पास हुई, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टर्म है जुडिशियल सेपरेशन। अब देखिए, तो अदर स्पाउस क्या होगा, सिंपल है, कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पाउस, ठीक है ना भाई, जेएस और डाइवोर्स में अंतर होता है, इस चीज़ को आप समझ रहे हैं ना, बस अगर इतना आप समझ रहे हैं तो आप इसका उत्तर आराम से कर लेंगे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अंडर सेक्शन 24 एप्लीकेशन ऑफ इंटरी मेंटेनेंस, तो यहाँ पर इंटरी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन की बात कर रहा है, तो वो क्या हो सकती है, तो देखिए कह रहा है पहला ऑप्शन कैन बी फाइल्ड बिफोर द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट, दूसरा कह रहा है कैन बी फाइल्ड आफ्टर द फाइल रिटर्न स्टेटमेंट, दोनों सही है, यानी कि चाहे हम उसको बिफोर रिटर्न स्टेटमेंट के पहले करें या फिर आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि सेक्शन 24 कहता है इंटरिम मेंटेनेंस के लिए हम कभी भी कर सकते हैं, चाहे वो रिटर्न स्टेटमेंट के पहले और रिटर्न स्टेटमेंट के बाद हो। अब देखिए, एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 25 कैन बी मेड, तो कहाँ की जा सकती है, इसका उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन कह रहा है एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट टू द पासिंग ऑफ डिक्री, ठीक है, दूसरा कह रहा है इन द मेन प्रोसीडिंग ईदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ डिक्री ग्रांटिंग सब्सटेंटिव रिलीफ, यहाँ भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी दोनों। अगला प्रश्न देखिए, एज पर हिंदू मैरिज एक्ट एन ऑर्डर फॉर द ग्रांट ऑफ परमानेंट एलिमनी अंडर सेक्शन 25, तो परमानेंट एलिमनी सेक्शन 25 है, और हम इंटरिम मेंटेनेंस की बात या पेंडेंटल एड की बात करते हैं सेक्शन 24 में। अब देखिए, तो यहाँ हमारा प्रश्न था 16वां, तो इसका उत्तर हो जाएगा एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एन ऑर्डर फॉर द ग्रांट ऑफ परमानेंट एलिमनी अंडर सेक्शन 25 ऑपरेट्स ऑन ए चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द रिस्पॉन्डेंट व्हेन द कोर्ट क्रिएट्स अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी। अब देखिए, जब चार्ज की बात हो गई ना, अब मान लीजिए हमने वो प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र कर दी है, अब यहाँ पर कोर्ट की डिक्री आ जाती है, कोर्ट कहती है ये एक चार्ज के जैसे ऑपरेट करेगा, तो अगर हमने प्रॉपर्टी मान लीजिए 1 करोड़ की बेच दी है, कोर्ट ने उसको चार्ज के रूप में 20 लाख का डिसीजन दिया है, तो अब ये प्रॉपर्टी जो होगी ना 1 करोड़ में से काट इनको 20 लाख रुपए देगा ये बंदा जिसने भी खरीदी है, जो ट्रांसफरर है, जो ट्रांसफरी जिसने ली है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि ये चार्ज जो उस प्रॉपर्टी पे बन रहा है और उस प्रॉपर्टी में मालिकाना हक अब जिसके पास ज़मीन है उसका है, तो पैसे उसको देने पड़ेंगे, ठीक है, तो ये उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 17वां प्रश्न देखिए, अंडर सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एन ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस कैन बी वेरीड मोडिफाइड और रिसेंडेड, वेरीड मोडिफाइड और रिसेंडेड, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोस्पेक्टिवली भी हो सकता है, रेट्रोस्पेक्टिवली भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है उस केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे, यानी कि ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अ प्री मैरिज एग्रीमेंट टू लिव सेपरेटली इज, भाई प्री मैरिज एग्रीमेंट टू लिव सेपरेटली बिल्कुल वाइड होगा। अगला है अ पोस्ट मैरिज एग्रीमेंट टू लिव सेपरेटली, एग्रीमेंट टू लिव सेपरेटली इन केस ऑफ मैरिज विल बी वॉइड, ठीक है, प्री मैरिज हो पोस्ट मैरिज हो। 20वां प्रश्न देखिए, अ पिटिशनर शैल बी इंटाइटल्ड टू अ डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, पिटिशनर इंटाइटल्ड होगा रेस्टिट्यूशन की डिक्री के, ऑप्शन ए कह रहा है ऑन इस्टेब्लिशिंग दैट ही और शी हैज़ डिज़ायर टू रिज्यूम मैट्रिमोनियल कोहैबिटेशन एंड टू परफॉर्म ऑल मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन, यानी कि वो पुनर्स्थापना चाहता है, सारे जो उसके वैवाहिक जो उसके अधिकार है उनको रिज्यूम करना चाहता है, कोहैबिट करने का अधिकार, और सारे जो उसके ऑब्लिगेशन हैं, ठीक है ना, यानी वो सारे दायित्वों का जो उसके वैवाहिक दायित्व हैं उसके निर्वहन के लिए चाहता है, उसकी पुनः प्रतिस्थापना चाहता है, रिज्यूम करना चाहता है, तो पिटिशनर इंटाइटल्ड है रेस्टिट्यूशन की डिक्री के लिए, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। अन्य प्रश्नों के साथ हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।